8. सुनीता आंटी के कहने पर अथर्व बेहोश पड़ी आयशा भाभी को उठाकर अपनी छत पर ला ही रहा था कि अचानक हुसैन भाई की आवाज सुनकर उसके हाथ से फिर आयशा भाभी छूट गई। अरे अरे देख के क्या कर रहा है? लेकिन इस बार आयशा भाभी को फ्लोर पर गिरने से पहले ही सुनीता आंटी ने पकड़ लिया। उसके ठीक पीछे हुसैन भाई आए और अथर्व की गुड्डी पकड़ ली। साले कमजोर, क्या किया तूने मेरी घरवाली के साथ? गर्दन छोड़ उसकी, वरना इतना मारूंगी ना कि दोनों लोग हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। कॉम्बो डिस्काउंट भी मिलेगा। अरे भाभी जी, आपको नहीं पता? क्या पता नहीं पता का टाइम नहीं है अभी। आयशा तुम्हारी छत पर बेहोश पड़ी मिली थी, इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ पहले। आयशा इतनी भारी थी कि एक तरफ से सुनीता आंटी ने हेड की तरफ से पकड़ा। हुसैन भाई ने पैर पकड़ लिए पर फिर भी आयशा को उठाना मुश्किल हो रहा था। उनके बम्स नीचे बिल्कुल झूल रहे थे। अरे यार तू देख क्या कर रहा है, पीठ से सहारा दे, पकड़ इसको। बिरयानी खा खा के कैसे हो? सुनीता आंटी को बोलते बोलते याद आया कि हुसैन भाई भी वहीं मौजूद थे। अथर्व ने सेंटर से सपोर्ट दिया तो हुसैन भाई चिढ़ गए। अथर्व पूरी तरह से आयशा भाभी के बम्स पकड़ के स्टेयर्स उतरने लगा। ओए तू छोड़ उसे, मैं बीच में आऊंगा। चुप रहो तुम, जल्दी चलो। बड़ी मुश्किल से ये तीनों आयशा भाभी को हाथ में लेकर नीचे उतर रहे थे कि हुसैन ने पैर छोड़ दिए। नहीं भाभी जी, मैं बीच में आऊंगा। अथर्व तू पीछे आ। अचानक पैर छोड़ने की वजह से अथर्व के ऊपर सारा वजन आ गया। उसका हाथ स्लिप होने लगा। अरे हुसैन भाई पकड़ो, मेरा हाथ छूट रहा है। हुसैन तो पहले ही सेंटर में आकर अथर्व को धक्का दे रहा था। हुसैन ने जैसे ही पकड़ा, अथर्व ने छोड़ दिया पर हुसैन एक साथ कमर का वेट संभाल नहीं पाया। अरे मनहूस, पैर तो पकड़ तेरी। इतने में सुनीता आंटी से भी सर वाला पार्ट छूट गया और आयशा भाभी सीढ़ियों पर गिर गई। हम आपके हैं कौन की भाभी की तरह आयशा भाभी भी लुढ़कती हुई झट से ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। इत्तेफाक से मैं भी सेम टाइम पर घर में घुसा। अरे आप लोग सीढ़ियां उतरने में रेस क्यों लगा रहे हो? आतिफ बकवास बंद कर, जल्दी से एम्बुलेंस बुला, आयशा को हॉस्पिटल ले जाना है। मैंने अथर्व की तरफ देखा। उसने इशारे से मुझे हुसैन भाई की तरफ देखने को कहा। मुझे उस पर्टिकुलर टाइम पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैं हेल्प करने के लिए रेडी था। एम्बुलेंस तो नहीं, पर मेरी कैब बाहर ही खड़ी होगी, मैं उसे रोकता हूँ। क्या घर से यहाँ तक तू कैब में आया है? अबे इतना अमीर कब से हो गया तू? मैंने तो अथर्व के सरकाज़म को इग्नोर कर दिया था, पर आंटी अलग मूड में थी। उन्होंने ताना मार दिया। घर से क्यों? ये तो छत से आया है ना, इसकी लोशन लगाना था ना तू तो। अथर्व के वॉलनट्स उसके मुंह में आ गए। उसके पास कोई जवाब नहीं बचा। इससे पहले कि हुसैन बीच में बोलना शुरू करता, मैं चिल्लाया, ले आओ उनको, गाड़ी रुकी हुई है। अथर्व और हुसैन भाई ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को उठाकर आयशा को गाड़ी में रखना था। आंटी एक कुर्सी पर बैठ गई। मेरे बस की नहीं है भाई, तुम दोनों जवान हो, एक दूसरे का मुंह मत देखो, जल्दी उठाओ और अस्पताल लेकर जाओ। इस बार अथर्व ने सर पकड़ा और हुसैन ने पैर और कमर पकड़ लिए। अथर्व तू आगे बैठ जा और सुनीता आंटी को बोल कि वो पीछे आकर बैठ जाए। खबरदार, मैं आगे बैठूंगा। अरे हुसैन भाई, फिर आयशा भाभी के साथ कौन बैठेगा? वो सुनीता भाभी जी बैठ जाएंगी। तो अथर्व कहाँ बैठेगा? हुसैन ने अपने से नीचे की तरफ देखकर एक गंदा सा इशारा किया। अथर्व ने पहले चेक किया कि मम्मी बाहर तो नहीं आ रही हैं। फिर वो एकदम से आगे आ गया और हुसैन भाई का गला पकड़ लिया। भोसड़ी के उकसाओ मत, ऐसा हाथ मारूंगा ना कि बैठने को तरस जाएगा। अथर्व यूजुअली कॉलेज में भी किसी किसी को ऐसे ही धमका देता था, लेकिन किसी के हस्बैंड को धमकाने का ये पहला सीन था। इसलिए अथर्व का ओवर कॉन्फिडेंस काम नहीं आया और हुसैन भाई ने अथर्व के कान पे एक थप्पड़ बजा दिया। हरामजादे, मुझसे और मेरी बीवी से दूर रही हो तू। इससे पहले कि अथर्व जवाबी हमला करता, सुनीता आंटी आ गई। ओ भाई, क्या परेशानी है तेरी? मेरे बेटे पर क्यों चिल्ला रहा है? आंटी चिल्लाया ही नहीं, इसके कान पे भी मारा है। हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? मैं क्या करूं सुनीता भाभी, आपकी और शर्मा जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, पर इस लड़के को रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। ये साला मेरी बीवी को गोद में उठा रहा था। बेवकूफ आदमी, वो बेहोश पड़ी थी इसलिए उठा रहा था, मैंने ही कहा था इसको। आप समझ नहीं रहे, मुझे बहुत टाइम से शक है आयशा पे, वो किसी के साथ तो गड़बड़ कर रही है। देख हुसैन, ये सब बातें करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, अभी इसका इलाज जरूरी है। अगर तुझे शक है तो पहले कहीं से सबूत जुटाओ और फिर बात कर। अभी साइड हो, चल हट। ड्राइवर भैया, तुम हॉस्पिटल चलो।
सुनीता आंटी पीछे की सीट पर फैली हुई आयशा भाभी के साथ ही जैसे तैसे एडजस्ट करके बैठ गईं। मैं और अथर्व एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हुसैन भाई भी अथर्व को घूरते हुए आगे वाली साइड बैठे और चले गए। क्या कांड कर दिया आपकी तूने? अंदर चल, बताता हूँ। अथर्व ने इन शॉर्ट मुझे पूरी कहानी बता दी। सिचुएशन तो ओवर एस्केलेट कर गई है, पर छोड़, इतनी टेंशन मत ले। अबे कैसे ना लूं बे, यहाँ हुसैन मेरे कान पे चिपका के गया। मम्मी ऑलरेडी मेरे ऊपर शक कर रही हैं, पापा मुझे इम्पोर्टेंट समझते हैं, और आयशा भाभी बेहोश होने के बाद 2 बार गिर चुकी है। अब तू ही बता कि इसमें से ऐसी कौन सी बात है जिस पर टेंशन ना ली जा सके? हाँ, इसमें तो नहीं है, पर मेरे पास एक एडिशनल इन्फो है जिसके लिए तू खुश हो सकता है, एटलीस्ट पॉजिटिव हो सकता है। अतर ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत टाइम बाद वो इतना सीरियस और इतना लो फील कर रहा था। देख भाई, अभी भी कहता हूँ, बात मान, एक बार हमारा काम धंधा सही हो गया ना, तो ये सारी टेंशन्स पीछे। ना आयशा, ना पापा, ना सुनीता आंटी और ना ही चंदन लाल नाम का ड्रैगन तेरे अगेंस्ट होगा। भोसड़ी के तब से एक ही बात कह रहा है, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। क्या काम होगा? वो नशेड़ी को पकड़ने के लिए हमें नेशनल अवार्ड मिलेगा क्या? अब हम कौन सा धंधा करेंगे? अब क्या सच में जीबी रोड पे बैठकर मैं तेरे बम में लोशन लगाऊंगा? हाँ, भोसड़ी वाले, ये बहुत बुरा था। इतना घटिया बहाना बनाना मैंने तुझे कभी नहीं सिखाया। मेरी एडवाइस मान तो। अबे बुंड मराए तेरी एक्सपर्ट एडवाइस। फट। सुन तो ले भाई, एक बार हम डिटेक्टिव ऑफिस खोल सकते हैं। अच्छा, कैसे? यहीं फर्स्ट फ्लोर पर छत के कमरे में खोलेगा, वैसे ही जैसे तेरी ट्यूशन क्लास खुली थी, है ना? चुप, ट्यूशन नहीं, कोचिंग क्लास थी। पर नहीं, आज का टाइम ऑनलाइन का है। हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे और वहाँ डालेंगे कि हम कितने फेमस जासूस हैं, और तो और हम अपनी केस हिस्ट्री भी डालेंगे। प्लस हम ये ऑफर भी देंगे कि जब तक आपको ये सेटिस्फैक्ट्री ना हो जाए कि हम आपके किसी काम आ सकते हैं, तब तक आप हमें 1 रुपया भी मत दो। और ये 1 रुपये हम कहाँ से लाएंगे? I mean, वेबसाइट बनाने का खर्चा, क्लाइंट को प्रूव करने का खर्चा कि हम ऐसे नहीं वैसे हैं, ये सब हम कहाँ से लाएंगे? इसके बारे में सोचा है कुछ? मैं मुस्कुराया। इन सब के लिए तो मेरा बाप इतना सारा कैश छोड़ कर गया था। मतलब जब मुझे दुबई आना था ना, तब मुझे अपने बाप के रूम से हम तीनों के, मेरी माँ, बाप और मेरे पासपोर्ट मिले। इन पासपोर्ट के साथ हर एक बॉक्स में 50,000 कैश भी थे। शायद मेरे बाप ने इमरजेंसी के लिए एस्केप प्लान किया था, बट अनफॉर्चुनेटली एनीवेज, उनमें से अपने बाप के और अपने पैसे मिलाकर 1 लाख रुपए तो मैं दुबई ले आया था। बट मम्मी के पैसे बचे थे, वो भी आज निकाल कर मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। तेरा मतलब है कि अब अपने पास पैसा ही पैसा है ना? यस। या फिर उसमें से थोड़ा उधार लेकर मेरे लिए एक बाइक ले ले। बिना बाइक के आने जाने में बहुत आलस आता है। चूतिए, बाइक से पहले तेरे लिए मोबाइल ज़रूरी है। हाँ यार, पॉइंट तो है। अगर आज मोबाइल होता तो मैं तुझे छत से ही कॉल कर देता, नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आई नो, हम लेंगे कुछ सामान, लेकिन पहले हमें वेबसाइट बनानी होगी। और वेबसाइट का नाम क्या होगा? मैं ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचने लगा। कुछ एनोनिमस, बट यू ट्रस्टवर्दी हो। अबे अपरिचित.com रख ले। भोसड़ी के पुलिस वाले इतना तोड़ेंगे ना। 1 मिनट, सीक्रेट फाइंडर कैसा रहेगा? चल, ऐसा नाम तो कोई सर्च ही नहीं करेगा। अगर वेबसाइट में जा रहा है तो ऐसी चीज बनाना जिसकी सर्चिंग इजी हो, SEO बढ़िया बन सके। और सोच, हाँ, अथर्व इन्वेस्टिगेशंस रख दे। घंटा डिटेक्टिव्स ना रख दूं? अबे वाइफ चीटर फाइंडर रख दे। भोसड़ी के 10 लोग तो तेरी ही कंप्लेंट लेकर आ जाएंगे। 1 मिनट, perfectdetectives.in। देख, साउंड तो अच्छा लग रहा है, और टैगलाइन में परफेक्शन इज आवर मोटिवेशन जैसा कुछ लिख दियो, ठीक है? मैंने अथर्व को घूर के देखा और उसके लैपटॉप से डोमेन नेम खरीदने बैठ गया। परफेक्ट डिटेक्टिव्स पहले से ही यूज्ड डोमेन था, इसलिए मैंने परफेक्ट इन्वेस्टिगेटर्स नाम दे दिया। इसमें मैरिटल इन्वेस्टिगेशंस, स्पाउस चेक, फैक्ट फाइंडिंग, अंडरकवर डिटेक्टिंग जॉब्स जैसे बहुत सारे टर्म्स गूगल से चेक कर करके भर दिए। शाम तक हमारी वेबसाइट रेडी हो गई थी। इतने टाइम में अथर्व 2 बार सो के उठ चुका था और 3 बार चिप्स और सैंडविच खा चुका था। जब वो चौथी बार मैगी बनाकर लाया तो मैंने लैपटॉप उसके सामने कर दिया और उसकी मैगी छीन ली। इधर दे बे, बहुत भूख लग रही है। अबे साले, ये क्या चिंदी बनाया है? डिटेक्टिव की वेबसाइट पर कंसल्टेशन फीस सिर्फ 500 रुपए। ये कौन लिखता है? अब तक किसी ने नहीं लिखा था तो सोचा मैं लिख दूं। तेरे पापा के कॉन्टैक्ट्स में जितने भी नंबर थे सब पे टेक्स्ट मैसेज चला गया होगा।
देख, क्या पता किसी का बेटा, बहू, बकरा, कुत्ता कुछ खोया हो। किसी का तो फोन आएगा। अबे चल चल, किसी का फोन नहीं आएगा। मेरे मोबाइल पर एक अननोन कॉल आ चुकी थी। मैं मुस्कुराया। तू उठा और डीप वॉइस में बात कर। अतर ने फोन उठाया और दूसरी तरफ की आवाज सुनते ही उसके फेस पर 12 बज गए। मैंने सिंगल हैंडेडली एक वेबसाइट क्रिएट की थी जिसके हेल्प से लोग हमें डिटेक्टिव्स वाले काम दे सकते थे। अतर भी मेरे पूरे दिन की मेहनत को नकार भी नहीं पाया था कि एक कॉल आ गई और फोन उठाते ही अतफ का मुंह हैरान कुत्ते जैसा बन गया। यस ऑफ कोर्स। मुझे समझ नहीं आया कि क्लाइंट की आवाज पर खुश होने की बजाय इसने अपना मुंह सड़े हुए टमाटर जैसा क्यों बना लिया। नो 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 सर, वी डोंट चार्ज बिफोर, वी चार्ज व्हेन वी चार्ज, अदरवाइज नन ऑफ योर चार्ज। ओके सर। हैं? क्या बोल रहा है तू? मैं अतफ के हाथ से फोन छीनने ही वाला था कि साले ने मुझे इशारे से रोका। यस यस, you can send me the details, all the photos and everything on this this WhatsApp number only. Yes sir. Clients and sir, client satisfaction is our masturbation. Yes sir. क्या बक रहा है भोसड़ी के? इस बार मैंने अथर से फोन छीन लिया। हेलो हेलो सर, हेलो। कॉल कट गया है बे चूतिए। चूतिया मैं? और तू जो क्लाइंट को कुछ भी बक रहा था वो क्या था? अबे साले, मैं इंग्लिश बोल रहा था, हिंदी बोलता तो वो कमीना मेरी आवाज पहचान लेता। कौन कमीना? अबे हुसैन कमीना। हैं? हुसैन? ये पड़ोसी हुसैन ने हमारी डिटेक्टिव एजेंसी में फोन किया। पहला कॉलर बना है वो। बधाई हो यार। अबे घंटे की बधाई। आयशा भाभी का नंबर और फोटोज भेज रहा है मैं। कहता है कि अगर सच में जासूस के घोड़े हो ना तो पता लगाओ कि इस लेडी का किसके साथ अफेयर चल रहा है। वाह बेटा, मतलब डायरेक्ट पूछ रहा है कि किसके साथ अफेयर चल रहा है, कंफर्म भी नहीं करना चाहता। हरामी साला ऑलरेडी मुझ पे शक कर रहा है, कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं है उसे। बात करते करते मेरे फोन पर 2 मैसेजेस भी आ गए। ये देख। चूतिये ने कैसी फोटो भेजी है, देख। अतर ने देखी। फोन देखने से पहले उसके टेंशन से फटी पड़ी थी, लेकिन फोटो देखते ही वो खोल के हंसा। अबे इसमें आयशा भाभी की सिर्फ आंखें दिख रही हैं। रुक, इस ओवर ऑब्सेस्ड आदमी को अभी ठीक करता हूँ। चूतिया। एक काम कर, इसको लापता लेडीज का लिंक भेज दे। अबे चुप हो 2 मिनट। अतर ने हुसैन को लिख के भेजा कि इस फोटो से काम नहीं चलेगा, कोई ऐसी फोटो भेजो जिसमें पूरा फेस दिखाई दे रहा हो। तुरंत उसका रिप्लाई आया। क्या लिख रहा है भोसड़ी वाला? अगर सब कुछ मैं ही दे दूंगा तो किस बात के जासूस हो बे? देखो इस चूतिया को, ये हमें जासूस नहीं जादूगर समझ रहा है। छोटा, अभी बताता हूँ इसको। इससे पहले कि अथर्व अपने ईगो में उसको रिप्लाई करता, मुझे एक आइडिया आया। रुक 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 रुक, ऐसे मत कर रिप्लाई, ये हमें चूतिया समझ रहा है यार। अबे हाँ, तभी तो रिप्लाई कर रहा कि भोसड़ी के गांड में डाल ले अपनी फोटो और अपना मोबाइल। अरे थम जा मेरे गदाधारी छोटे भीम, रुक जा। अथर्व रुक गया। ये लड़का भले ही एक नंबर का चूतिया हो, पर जब मैं कोई बात कहूँ तो मान लेता था। तो उसको वॉइस नोट भेज कि सर, अगर मैंने इस लेडी की सही फोटो निकाल ली तो आप मुझे टोकन मनी समझ के 500 रुपए पे करेंगे। अगर मैंने इसका और आपका रिलेशन डिटेक्ट कर लिया तो आप मुझे 5000 रुपीज पे करेंगे। और अगर मैंने इसका अफेयर किसके साथ चल रहा है ये भी पता लगा लिया तो यू विल पे मी 50,000 रुपीज। अबे चूतिया है क्या? कहाँ से लाएगा वो इतने पैसे? पैसा बहुत है उसके पास, सऊदी में या कुवैत में, पता नहीं कौन से मिडिल ईस्ट में जॉब करके आया है। एक बार देख ले, ये भेज दूं? हाँ हाँ बिंदास। अबे सोच, 500 रुपए की बोनी तो अभी हो जाएगी। वो कैसे? कैसे क्या मतलब? तेरे फोन में आयशा भाभी की कोई फोटो तो होगी ना। अथर ने इतनी जोर से मेरे शोल्डर्स पर थप्पड़ मारा कि मेरे हाथ से मैगी की प्लेट गिरते गिरते बची। सन की है क्या भोसड़ी के, अभी थाली गिर जाती। हाँ तो चूतिए, खाली थाली गिर जाती तो क्या चला जाता तेरा? हैं? भोसड़ी के मेरे पास फोन है जिसमें फोटो होगी। ओ हाँ, आई एम सॉरी। कोई नहीं, हर मंथ किटी पार्टी में सुनीता आंटी सबकी फोटो लेती है ना, वहां से फोटो निकाल लेंगे। अबे चल बे, मम्मी को इसमें इन्वॉल्व मत कर। ये हुसैन साला सन की आदमी लग रहा है। सोच, उसकी वाइफ सीढ़ियों से गिर कर हॉस्पिटल पहुंच गई और उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि आयशा चीटिंग तो नहीं कर रही। बताओ कैसा नीच आदमी है। अबे ओ, नीचे वो है कि तुम दोनों चीटिंग करने के चक्कर में ही तो यहाँ वहाँ गिरी थी बेचारी। आए, उनकी वाइट बैग कितनी सेक्सी लग रही थी। अबे ओ, कायदे में रह, जा प्लेट सिंक में रख क्या,
और ऊपर वाली रैक से नमकीन का पैकेट उठा लियो। ऑर्डर फॉलो करने के लिए मैं किचन में गया ही था कि लैंडलाइन फोन बजा। हेलो मम्मी, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। मैं सिंक में प्लेट रखकर वापस आया तब तक अतर फोन कट कर चुका था। क्या हुआ? अबे क्या हुआ? तूने फोन पे बात की है, तू बता क्या हुआ? मोटे लाला, नमकीन के पैकेट का क्या हुआ? तू आज मेरी तरह क्यों ठूसे जा रहा है? ब्रेक लगा के राजी नहीं है? पहले ये बता, आंटी ने हॉस्पिटल क्यों बुलाया तुझे? ओ अच्छा, वो कह रही हैं कि आयशा को ब्लड की जरूरत है, तो एक बार आके चेक करवा लो। अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप मिल गया तो दे देना। ओहो, ये गलती मत करियो भाई। क्यों? अपनी आयशा भाभी को खून देने में क्या गलती है? अबे तूने उन्हें खून दे दिया तो तेरा खून का रिश्ता हो जाएगा ना, फिर तो रात के 1 बजे वाली अपॉइंटमेंट कैसे अटेंड करेगा? भाग साले। अतर उठकर रेडी होने लगा। रुक, एक काम कर, ये लैपटॉप ले जा। क्यों? ब्लड के साथ साथ विंडोज भी डोनेट करनी है क्या? नहीं बे, मैं इसमें व्हाट्सएप वेब खोल रहा हूँ। तेरे पास इस चूतिए का मैसेज आया तो तू भी जवाब दे दियो। हॉस्पिटल है तो वाईफाई भी मिल ही जाएगा। एक फोन होता आज मेरे पास तो कितना सही होता ना, पर ठीक है, कोई नहीं। ज्यादा बेचारी बहू बनने की जरूरत नहीं है। ये तेरा हुसैन लाला ना, यही तुझे मोबाइल दिलाएगा। इस अकेले केस से हम दोनों बहुत कमाएंगे मेरे चीते। जाब ले। अतर को हॉस्पिटल के लिए निकाल कर मैं भी अपने घर लौटा तो देखा गेट पर ही मम्मी हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी थी। ये क्या हुआ मम्मी को? इधर आ। अरे आ तो सही, नहीं मारूंगी। हाथ में उल्टी झाड़ू लिए खड़ी हो और कहती हो नहीं मारूंगी। कम से कम ठीक से कन्विंस तो करो पहले। तू इधर आता है कि नहीं? पहले बताओ क्यों इतना गुस्सा हो? मैं गुस्सा हूँ? अरे तूने सुबह से नेता के चौधे को यहाँ छोड़ दिया है। ये आदमी हर दूसरी चीज को देखकर कह रहा है कि बहन जी इसे यहाँ क्यों रख दिया, उसे वहाँ क्यों सजा दिया? बताइयो जरा। मैंने इससे इतनी सी बात बोली कि भाई साहब, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ घर के बाहर बहुत तमाशा किया था, तो जरा देख लेना कहीं फिर ना आ जाए। तो पता है क्या जवाब देता है? क्या कहता है, हमारे कार्यकर्ता तमाशा नहीं करते, क्रांति करते हैं, और वो अफवाहें फैलाने वालों को बड़ा अच्छा सबक सिखाते हैं। अब बता, मैं इसको घर से निकाल दूं तो ये कैसा सबक सीखेगा? है? शांत हो जाओ मम्मी, अभी श्रेया आएगी ना, वो सब ठीक कर देगी। उसने बोला था कि वो पापा को कहीं और शिफ्ट कर देगी। एक बार जरा पुलिस का मैटर सॉफ्ट हो जाए। अरे चुप कर, तू सुबह से कहाँ भटक रहा है? काम काज करना नहीं, बस आवारागर्दी करते रहो, बेवकूफ कहीं का। मैं डरते डरते अंदर घुसा ही था कि मम्मी ने मेरे पिछवाड़े पर 2 झाड़ू मार दी। आई मम्मी रुको तो, मुझे अंकल से बात करने दो। इधर मैं नेताजी का मिजाज जानने के लिए अपने रूम में घुस रहा था और उधर हॉस्पिटल में अथर्व लंबा लेट रहा था। अथर्व और आयशा का ब्लड ग्रुप मैच कर रहा था, इसलिए डॉक्टर ने तुरंत उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए उसको लिटा दिया था। आयशा भाभी अभी भी बेहोश थी। सुनीता आंटी अथर्व के पास ही बैठी थी और हुसैन आयशा भाभी के पास बैठकर अथर्व को कंटिन्यूस घूर रहा था। मम्मी, ये हुसैन भाई ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे मैंने गैस छोड़ दी हो? चुप कर। उसके मन में शक का कीड़ा घुस गया है कि तू जो है वो ठीक नहीं है। तू वो सब छोड़, डॉक्टर की सुन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? वो कहता है कि आयशा के सर में तो छोटी सी ही चोट लगी थी। वो डी हाइपर, जाने क्या होता है, डिओडोरेंट, डिहाइड्रेट। हाँ यही, पानी की कमी से बेहोश हुई थी। लेकिन बाकी हाथ में एक फ्रैक्चर आ गया है, एक फ्रैक्चर पैर में आ गया है, और तो और उसके वहाँ भी लगी थी। अथर्व जैसे ट्यूबलाइट को इस वहाँ का मतलब समझ नहीं आया। उसने भी आंटी की तरह मुंह बनाते हुए आगे बढ़कर पूछा, कहाँ? चल पागल, सब मुझसे ही बुलवाएगा। 2 पैसे की अक्कल नहीं है। जा खून दे, मैं तेरे लिए सेब का जूस ले आती हूँ। अथर्व के खून में ना अल्कोहल था और ना ही कोई बीमारी थी, इसलिए डॉक्टर ने तुरंत उसका 1 यूनिट खून निकाल लिया। मम्मी आई तो उन्होंने चीनी से भरा हुआ एप्पल जूस भी पी लिया। इधर मैं अपने घर में रात के 10 बजे चाय पी रहा था। इस चाय पीने का रीजन सिर्फ इतना था कि श्रेया के पापा ने कहा था रात में चाय नहीं पीनी चाहिए। मेरे मोबाइल पर फिर एक अननोन नंबर से कॉल आई थी। मैंने खुशी छुपाते हुए फोन उठाया। हेलो। फोन तुरंत कट गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन तभी उसी नंबर से एक और व्हाट्सएप आया और घर के बाहर से श्रेया की गाड़ी की आवाज आई। 8 इधर मेरे पास अननोन नंबर से कॉल आया और उधर गेट के बाहर श्रेया की गाड़ी आकर रुकी।
श्रेया हाथ में चाबी घुमाती हुई अंदर आई। मैं उसको अपने ही रूम में बुलाने वाला था कि देखा पीछे पीछे पूनम आंटी भी आ रही थी। मैंने टाइम देखा, 10 बज रहे थे। मम्मी इस टाइम अपने फेवरेट सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट देख रही थी। नमस्ते पूनम आंटी। नमस्ते बेटा, मम्मी कहाँ है? वो सुलोचना देख रही हैं। अंदर तो आइए। सुलोचना, वो तो दिन में देखा होगा ना? हाँ, वो रिपीट टेलीकास्ट भी देखती है ना, कि क्या पता कुछ नया मिल जाए। एनीवेज। और नेताजी कहाँ है? वो मेरे पिताजी के कमरे में है। मम्मी ने दिन में साफ सफाई करवा दी थी। इनके लिए कितनी सफाई करवा दो, ये कुछ ना कुछ कीड़े जरूर निकाल लेंगे। आप जाइए ना, मिलिए। श्रेयू, तू मेरे पास आ, कुछ बात करनी है। पूनम आंटी को घर में घुसा देख मेरी माँ भी भुनभुनाती हुई एक्टिव हो गई। ये दोनों औरतें पिताजी के रूम में चली गईं। क्या बात करनी है? ये तो दोनों लेडीज जाने। अंकल के तो आज मजे आने वाले हैं, दो औरतों से गाली खाएंगे। शट अप, तुझे मुझसे क्या बात करनी है वो बता। मुझे? हाँ, इधर आ। मैंने उसे अपने बेड पर बिठाया और खुद एक स्टूल लेकर बैठ गया। ये देख, आज ही मैंने ये वेबसाइट बनाई है। श्रेया ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। तूने अकेले ने इतनी सुंदर वेबसाइट? अथर्व ने भी हेल्प की होगी ना? हाँ, इतनी हेल्प की है कि जब मैं थक गया तो मुझे मैगी खिलाती। हेल्प करेगा वो चूतिया। तू डिजाइन देख जल्दी, उसके बाद मुझे मेन बात बतानी है। क्या बताना है? टेल मी ना, इतना सस्पेंस क्यों बना रहा है? देख, मेरे पास एक मैसेज आया कि एक मिनट, ये डिटेक्टिव्स के नाम कितने फनी हैं। किस स्टूपिड ने रखे हैं ये? जेबी कुमार और ये एसएच शर्मा। कौन है ये बेवकूफ? मुझे श्रेया के लिटिल ब्रेन पर बहुत गुस्सा आया। वैसे तो ये कॉलेज में टॉपर बनी घूमती थी। ये कोड नेम्स है बेवकूफ। जेबी मतलब जेम्स बॉन्ड और एसएच मतलब वेट, शर्लॉक होम्स। मैंने हल्की सी स्माइल के साथ थोड़ी सी गर्दन हिलाई। शर्लॉक होम्स शर्मा। ये लड़की पेट पकड़कर बेड पे लेट लेट के हंसने लग गई। मुझे गुस्सा आने लगा। तू डम्ब है क्या? मैं कुमार टाइटल लगाता हूँ ना, अथर शर्मा टू। हंसते हंसते श्रेया की आंखों से पानी आने लगा। इमेजिन, शर्लॉक होम्स शर्मा अपना रॉबर्ट डाउनी जूनियर जनेऊ पहनकर घूम रहा है। और मैं तेरी टीम में होती तो क्या नाम रखता मेरा? एमसी उपाध्याय या एनआर उपाध्याय? शट अप यार, एमसी तो बिल्कुल नहीं रखता। ये है कौन वैसे? एनआर तो नताशा रोमनॉफ होगी ना। पर ये मादरचो। अचानक श्रेया की हंसी पर ब्रेक लगा। शट अप, मार्गरेट कार्टर की बात कर रही थी। और मैं तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। भले ही तुझे ये फनी लग रहा हो, बट अपने लिए ये इंपॉर्टेंट जॉब है और शायद तेरे लिए भी जाए। कैसे? मैंने उसको वो मैसेज दिखाया जो जस्ट उसके एंटर करने से पहले आया था। क्या आपकी कंपनी में कोई लेडीज नहीं है बात करने को? अब बोल, क्या समझी? यही कि कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं इसमें। लेडीज को लेडीज लिखा हुआ है। अबे घोचू। ओहो, आई गेट इट यार, तू चाहता है कि मैं इससे बात करूं? हाँ, बस एक बार बात कर ले, उसके बाद कह दियो कि चैटिंग में कन्वर्सेशन होगा तो वो मैं मैनेज कर लूंगा। ओके, लेकिन मुझे पार्ट टाइम पार्टनर नहीं बनना। आई वांट टू गिव माय फुल डेडिकेशन। डील। आज से तू परफेक्ट इन्वेस्टिगेटर्स की परमानेंट एम्प्लॉय हुई है। मैंने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो श्रेया ने झटक दिया। ओ हेलो, ओवर स्मार्ट मत बन। अगर एम्प्लॉय हूँ तो पहले सैलरी डिसाइड कर। आई नीड एटलीस्ट 6 lakhs per annum प्लस कन्वीनियंस प्लस टीए एंड डीए प्लस। ओके, तू पार्टनर है आज से। अब हाथ मिला। ओके, ला नंबर डायल करके दे। कमीनी पार्टनर है तो मेरी, बॉस नहीं। खुद डायल कर। बहुत सीरियस टोन में बात करियो। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अभी उत्तर नहीं दे रहे हैं। यार, इसने तो काट दिया। अब इसको व्हाट्सएप डाल, लेकिन टेक्स्ट नहीं, वॉइस नोट भेज की हेलो, आई एम अ लेडी, आई कैन। चल, डोंट टीच योर मदर हाउ टू डिलीवर बेबीज। वाह, ये नया था। रिकॉर्ड करने दे। जिस टाइम श्रेया मैसेज रिकॉर्ड करके भेज रही थी, ठीक उसी टाइम रात में 10 बजे अथर बेचारा डिनर टेबल पर बैठकर मम्मी और पापा दोनों से डांट खा रहा था। पापा देख अथर की तरफ रहे थे, लेकिन सुना सुनीता आंटी को रहे थे। तुम सारा दिन घर रहती हो, तुम्हें भी तो ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारा बेटा। वाह जी वाह, मैं ही सारा ध्यान दूं? हाँ, अपना दारू पी कर आओ रात में 11 बजे और झट से सो जाओ। मैं कब आया 11 बजे? 10 बजे तक आ जाता था। और दारू की बात कहाँ से? दारू
की बात नहीं आएगी तो किसकी आएगी? बेटा बड़ा हो रहा है, इसको कोई मर्दों वाली बीमारी होगी तो मुझे थोड़ी बताएगा, तुम्हें ही तो बताएगा। पर बताए तो तब ना अरे जब। फिर वही बात, जब कह रहा हूँ कि ए जी देखो, कह देती हूँ, मेरी बात मत काटा करो। और तुम जो मेरी बात काट रही हो उसका क्या? उसका क्यों होगा कुछ? पिछले 20 साल से एक ही बातें तो कर रहे हो। अथर्व कुछ अच्छा करे तो देखो मेरा बेटा है, और बुरा करे तो माँ पे गया है। माँ का ख्याल क्यों नहीं रखते इसका? पापा ने गुस्से में चम्मच पटक दिया। अरे काहे का मेरा बेटा? इसने आज तक 21 सालों में कौन सा ऐसा काम कर दिया है जो कहूँ कि मेरा बेटा है? कुछ नहीं किया तभी तो तुम्हारा बेटा है। तुमने ही 23 साल की शादी में ऐसा क्या कर लिया है? पापा बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले थे, इसलिए अथर्व बीच बचाव के लिए कूद पड़ा। शांत हो जाओ आप दोनों, मुझे डांटने बैठे थे ना, आपस में क्यों लड़ रहे हो? 2 मिनट तक सब बिल्कुल शांत हो गया। अथर्व को मेलोड्रामा करने का और एक चांस मिल गया। मैं ही सबसे नालायक हूँ पूरे घर में, मुझे ही कुछ नहीं आता। वो पार्थिव भी देखो कुछ न कुछ करता ही रहता है। एक मैं ही बेकारा बच्चा निकल गया जो माँ बाप का नाम डुबा रहा हूँ। पता नहीं अथर्व सच में सुबकने लगा था कि ये भी उसके ड्रामा का हिस्सा था, पर इस सुबकने का उसे फायदा हुआ। सुनीता आंटी तुरंत उठी और उसे गले लगा लिया। ना ना मेरा बच्चा, तेरी परवरिश खराब हुई है तो ये माँ बाप की गलती है ना बेटा, तेरी क्या गलती है? अथर्व फुनक फुनक के बच्चों की तरह रोने लगा। हाँ चढ़ाओ इसे सर पे, देखो रो कैसे रहा है। आप चुप रहो जी, बस रुलाना ही जानो सबको, हंसाना तो आता ही नहीं। ना ना मेरा बेटा चुप हो जा, छोड़ दे, जो हो गया मैं देख लूंगी। लेकिन वो हुसैन भाई, वो तो धमकी दे रहे थे कि बहुत मारेंगे। अरे हुसैन की ऐसी की तैसी, तेरी माँ बैठी है अभी, किसी ने माँ का दूध पिया हो तो हाथ लगा के दिखाएं तुझे। बस तू एक वादा कर दे। अथर्व ने तुरंत रोना बंद किया और अपनी मम्मी का मुंह देखने लगा। ये जो गलती तुझसे हुई है ना राजे, ये दोबारा मत करियो। अब जो हो गया सो हो गया, अब चल के इलाज करवा ले। हैं? कौन सी गलती, किसका इलाज? सुनीता आंटी ने ऑफ गार्ड अथर्व को एक थप्पड़ मार दिया। यही औरत 1 मिनट पहले कह रही थी कि कोई हाथ तो लगा के दिखाए मेरे बच्चे को। अरे मारा क्यों? मारू नहीं तो क्या करूं? बिल्कुल बेवकूफ बन जाता है। इतनी बुद्धि तो तेरे पापा में भी है। अरे मम्मी आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आंटी जिस स्पीड से अथर्व के पास आई थी उस स्पीड से वापस अपनी कुर्सी पर बैठी और बिना नजरें मिलाए बोली, मुझे नहीं पता क्या होता है ये सब। अपने पापा से पूछ कहाँ इलाज होता है इन सब बीमारियों का। अरे ये गलत बात है, तुम पर्सनल क्यों हो रही हो? मुझे कैसे पता होगा इस बीमारी के बारे में? अथर्व बेचारा बीमार था नहीं तो उसे याद भी नहीं रहा कि पापा किसके बारे में बात कर रहे थे। क्या हो गया है आपको पापा? अब एक थप्पड़ पापा ने भी मार दिया और जोर से बोले, मुझसे तो फिर भी एक हो गया है। तूने इलाज नहीं करवाया तो तेरे एक भी बच्चा नहीं होगा बेवकूफ। अथर्व की बत्ती जली। उसे सुबह वाली बात याद आई। ओह वो, हाँ ठीक है, इलाज करवा लूंगा। और आज के बाद कभी उस आयशा से नहीं बोलेगा। कमीनी मेरे बेटे को पटा के रखती है। क्या मम्मी आप भी एक ही बात को कब तक बोलते रहोगे? अब जवाब पापा ने दिया, तब तक बोलते रहेंगे जब तक मन करेगा। खाना खा रहे हो हमारा, हमारे घर में रह रहे हो, इतना तो हक है हमारा तुम पर। अब अथर्व ने गुस्से में चम्मच फेंक दिए। अगर ऐसी बात है ना तो ये रहा आपका खाना और रख लो आप अपना घर, मैं जा रहा हूँ। अथर्व घूमा और बाहर जाने लगा। अरे आप भी ना कुछ भी बोल देते हो, रोको इसको। रहने दो, पार्थिव के घर जाएगा और कहीं नहीं, सुबह तक लौट आएगा। हाँ वैसे एक बार पहले भी तो ऐसे ही घर छोड़कर गया था, फिर लौट भी आया था, और कम से कम खाना तो पूरा खा के जाता। जैसा कद्दू चावल तुमने बनाया ना आज, दिल तो मेरा भी कर रहा है कि खाना और घर दोनों छोड़ के चला जाऊं। सुनीता आंटी कुछ नहीं बोली, उन्होंने बस पापा को घूर के देखा और पापा बस खाना खाने लगे। अथर्व जैसे ही मेरे घर आया मैंने उसे अपने नए क्लाइंट की ऑडियो फाइल सुनाई। ऑडियो के पहले 3 सेकंड सुनते ही अथर्व के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई।